नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। क्या घर खरीदार अब प्लॉट को कम पसंद कर रहे हैं? क्या फ्लैट की सुरक्षित रिहायश कम मेंटेनेंस फ्लैट की प्राथमिकता बढ़ा रहे हैं, या कारण और हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डेटा एनालिटिक्स फर्म प्रॉप इक्विटी ने देश में प्लॉट की सप्लाई पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि 2022 से मई 2025 के बीच देश के टॉप 10 शहरों में 4,70,000 प्लॉट लॉन्च किए गए हैं, लेकिन 2024 में ईयर ऑन ईयर प्लॉट की सप्लाई 23% गिरी है। इस दौरान प्लॉट की कीमतों में 27% का इजाफा हुआ है। हैदराबाद, इंदौर और बेंगलुरु, ये 3 शहर प्लॉट की सप्लाई में सबसे आगे हैं। तो प्लॉट खरीदने के नजरिए से क्या ट्रेंड बन रहा है? प्लॉटेड डेवलपमेंट करने वाले डेवलपर्स अब क्या रणनीति बना रहे हैं? ग्राउंड रियलिटी क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं समीर जसूजा, फाउंडर एंड सीईओ प्रॉप इक्विटी, और हमारे साथ हैं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। तो प्रदीप जी और समीर जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। समीर सर, पहले आपके पास आते हैं। क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी रिपोर्ट की, पहले तो ये बताइए। आमतौर पर हमने फ्लैट्स पर तो तमाम रिपोर्ट्स देखी हैं, लेकिन स्पेसिफिक प्लॉट पर रिपोर्ट लगभग ना के बराबर हैं। क्या मेथडोलॉजी है, कैसे ये पूरा डेटा आपने जमा किया है, और क्या की पॉइंट्स निकल कर आए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम 45 सिटीज का डेटा, चाहे वो अपार्टमेंट्स हो, इंडिपेंडेंट फ्लोर हो, विलास हो और प्लॉट्स हो, उनको हम पिछले 18 साल से कैप्चर कर रहे हैं। इतने स्ट्रक्चर्ड वे में प्लॉटेड डेवलपमेंट का डेटा कभी बाहर रिलीज नहीं हुआ। ये पहली बार इंडिया में रिलीज हो रहा है, और अब हम रेगुलरली इसको रिलीज करते रहेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से प्लॉटेड डेवलपमेंट का डेटा हमने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बना दिया, जैसे अपार्टमेंट्स का होता है। अब सर आते हैं कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप 10 सिटीज है। हम 45 सिटीज ट्रैक करते हैं, तो ये उनकी टॉप 10 सिटीज हैं। इनमें जो चीजें निकल के बाहर आई हैं वो ये हैं कि लगभग सालाना 1.5 लाख प्लॉट, ये ऑर्गेनाइज्ड प्लॉट्स की बात हो रही है, जो ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स बेचते हैं। तो सालाना 1.5 लाख प्लॉट इन 10 सिटीज में आते हैं। लगभग अगर आप एवरेज प्राइस पकड़े तो 75,000 प्लॉट हुए साल के, और 50 लाख रुपए के एवरेज साइज, टिकट साइज का एक प्लॉट हुआ इन टॉप टियर 10 सिटीज का, अगर आप वेटेड एवरेज प्राइस। दूसरी बात यहां पे निकल के आती है कि साउथ में जो कि टियर 1 सिटीज हैं, जैसे कि बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, इससे एक ट्रेंड क्लियरली इमर्ज होके आता है कि साउथ में लोग प्लॉटेड डेवलपमेंट आज भी अपार्टमेंट से ज्यादा पसंद करते हैं। बल्कि चेन्नई में तो पिछले 5 साल से लगभग सिर्फ 20 ही 1 हजार अपार्टमेंट आते हैं, और प्लॉटेड डिमांड ज्यादा है। और नॉर्थ में और वेस्ट में अगर आप देखें तो जैसे एमएमआर हो गया, वहां पे तो प्लॉट्स हार्डली है, तो वो तो पूरी अपार्टमेंट मार्केट है। और अगर देखा जाए तो नॉर्थ में भी अब वो टॉप 10 सिटीज में नहीं है। तो रुझान जो नॉर्थ में अपार्टमेंट्स की तरफ ज्यादा जा रहा है, हम्म। और प्लॉट्स की तरफ कम जा रहा है। प्रदीप जी, आपके पास आएंगे। आपका क्या रिएक्शन है इस पूरी रिपोर्ट पर? जैसा कि डेटा निकल कर आया है कि रेजिडेंशियल प्लॉट की सप्लाई कम हुई है, लेकिन भाव में इजाफा हुआ है। साउथ के सिटी बेहतर करते दिख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे ट्रेंड को? नॉर्थ या साउथ को कंपेयर करके जरूर समीर जी ने एक डेटा के तौर पे दिखाया है, लेकिन ट्रेंड सब जगह प्रॉपर्टी बाइंग का है। देखिए, जब बायर जाता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, स्पेशली इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं, तो प्लॉट नो ब्रेनर होता है। मतलब आपने प्लॉट लिया, और प्लॉट लेकर आपने अगर उस पर 4 फ्लोर बनाए, तो ये प्लॉट आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। मतलब प्लॉट लेने के बाद जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में 20-30% के आसपास आप प्लॉट की कीमत से आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है, और आप फ्लोर बना के सेल कर रहे हैं। तो एक तरह से स्मॉल टाइम डेवलपर्स भी इसके अंदर एंटर हुए हैं, इन्वेस्टर्स भी हुए हैं। और इन्वेस्टर्स के एंटर होने की वजह ये भी है कि उन्हें प्रॉपर्टी को रिटेन करने में कोई बहुत हाई कॉस्ट मेंटेनेंस नहीं आ रही है। क्योंकि बिल्डिंग, अगर आप किसी ग्रुप हाउसिंग में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे पुरानी होती है। जैसे जैसे पुरानी होगी उसकी कीमतें घटेगी, अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो। अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, तो ग्रुप हाउसिंग में भी आप देखेंगे अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। लेकिन प्लॉट्स में चूंकि वो मेंटेनेंस का इशू आता ही नहीं है, सिर्फ अगर टाउनशिप को अच्छे से मेंटेन किया गया है, तो वहां पे प्राइस एप्रिसिएशन अच्छा है। इसमें ग्रीनरी
और आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी, जो ऑफिस स्पेसेस है वहां से कनेक्टिविटी कैसी है, आसपास स्कूल हॉस्पिटल कैसे हैं, ये सब प्राइमरी मोटिव होता है। तो जहां ये सब चीजें मिलती हैं तो वहां पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समीर सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जैसे कि आपने बताया कि साउथ के जो शहर हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इन तीनों शहरों में प्लॉटेड डेवलपमेंट का जो ट्रेंड बढ़ा है, उसके पीछे तमाम वजह हैं। इंदौर जैसे छोटे शहर भी बेहतर डिमांड उनमें दिख रही है। इस पूरे ट्रेंड को कैसे देखते हैं? कौन से शहर उभरते दिख रहे हैं? हैदराबाद में जो प्रॉपर्टी बूम आया है और जो ओवर सप्लाई आई है 2022, 23, 24 में, वो अनप्रेसिडेंटेड है। 21, 22, 23 में तो वो नॉर्मल था कि उसके बाद गिरावट आनी ही थी। तो अगर आप अपार्टमेंट्स को भी पकड़ते हैं तो 90,000 यूनिट जो 2023 में आए थे, वो 2024 में लाके 50,000 यूनिट पे आ गए, और वो बहुत नॉर्मल और हेल्दी है क्योंकि सप्लाई बहुत जल्दी बढ़ी थी। उसी प्रोपोर्शन में प्लॉट्स में भी 50% गिरावट आई है। अब चलते हैं आपके उस सवाल पे कि जो साउथ में रुझान है प्लॉटेड डेवलपमेंट का, ये बिल्कुल सही है सर। वहां पे लोगों को अपनी छत ज्यादा पसंद है, वो वैल्यू करते हैं एक इंडिपेंडेंट हाउस के को। और वहां पे ना प्रॉपर्टी प्राइसेस इतनी महंगी नहीं, अपार्टमेंट्स इन द सेंस के प्लॉट्स प्लॉट्स की प्राइसेस वहां पे अफोर्डेबल है। अगर आप उसको जैसे दिल्ली से कंपेयर करें या गुड़गांव से कंपेयर करें, या ऑफ कोर्स मुंबई तो बिल्कुल ही अनअफोर्डेबल है, उसको तो आप मैच ही नहीं कर सकते। बट वहां पे आज भी आपको 1 से 2 लाख रुपए गज जमीन मिल जाती है, बहुत अच्छी लोकेशन। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है 2022 से मई 2025 तक का जो डेटा है, 4.7 लाख प्लॉट की जो सप्लाई आई है, उसमें एक बड़ा हिस्सा निवेश के लिए लिया गया है या फिर रहने के लिए? देखिए दीपक, मेरे को लगता है कि इसको हम साउथ या नॉर्थ से कंपेयर ना करते हुए, जब हम इसे टीयर 1 वर्सेस टीयर 2, टीयर 3 सिटी देखेंगे तो यहाँ हमें ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि टीयर 1 सिटी के अंदर या मेट्रोपॉलिटन सिटीज जितनी भी हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी प्राइजेस काफी ऊपर चले गए। मतलब सबसे पहले लैंड कॉस्ट आती है। जब कोई भी डेवलपर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो लैंड कॉस्ट उसके लिए एक बेसिक फैक्टर होती है जिसके हिसाब से वो प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। तो यहाँ लैंड की एबिलिटी का कम होना और डेवलपर्स का ग्रुप हाउसिंग की तरफ रुझान आना, और फिर उनके प्राइजेस का बढ़ना, मतलब प्लॉट के प्राइजेस का बेइंतहा बढ़ना, क्योंकि अब लैंड के प्राइजेस बढ़ गए। तो इसी कारण से टीयर 2, टीयर 3 सिटीज की तरफ प्लॉट के ऑप्शंस लोगों ने ज्यादा बाई किए हैं। मतलब एक इन्वेस्टमेंट की तरह भी बाइंग किए हैं कि जहां पर कम प्राइस पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और जैसा मैंने बिल्कुल। बताया मेंटेनेंस का इम्पैक्ट कम आता है। तो ये रीजन रहा है कि लोग इस तरफ आगे बढ़े हैं। समीर सर, जो ट्रेंड प्लॉट को लेकर दिख रहा है, आगे भी यही जारी रहेगा या इसमें कुछ चुनौतियां हैं? आपका ये क्वेश्चन जो आंसर है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में टीयर 2 सिटीज में भी अब अपार्टमेंट कल्चर बहुत पिकअप करना शुरू हो रहा है, और लैंड की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो प्लॉट्स आने वाले टाइम में भी इसी इतने ही रहेंगे, या और कम भी हो सकते हैं, क्योंकि स्लोली स्लोली अपार्टमेंट कल्चर इज गोइंग टू टेक ओवर द प्लॉटेड कल्चर बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड द प्रॉफिट जो डेवलपर का अपार्टमेंट्स में बनता है, और अफोर्डेबिलिटी जो अपार्टमेंट की निकल के आती है, वो ज्यादा होती है देन बाइंग जस्ट अ प्लॉट। प्रदीप जी, आपके नजरिए से अगर कोई निवेश करना चाहे तो रिटर्न के लिहाज से प्लॉट वर्सेस फ्लैट क्या बेहतर होगा? आज के टाइम में जो माइंडसेट है, मतलब कोविड के बाद से जो माइंडसेट बना है वो ओनरशिप माइंडसेट बना है। और ओनरशिप माइंडसेट जो प्लॉट की इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत ज्यादा फायदा देता है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट लिविंग है, कोविड के बाद अपार्टमेंट कल्चर लोगों ने थोड़ा सा स्क्वीज किया है। जिसके पास पैसे हैं उसने प्लॉट लेकर घर बनाना ज्यादा फायदे का सौदा समझा है। अपनी फैमिली के लिए उसने इस चीज को प्रायोरिटी दी है। तो ओनरशिप माइंडसेट में प्लॉट की तरफ इन्वेस्टमेंट का रुझान बढ़ा है। तो इन्वेस्टर माइंडसेट जो है वो प्लॉट की तरफ अभी भी है, पहले भी था। और मुझे लगता है क्योंकि इन प्लॉट पे देकर आप 3-4 फ्लोर बना के रेंटल या उसे सेल करके प्रॉफिट भी ले सकते हैं, तो इन्वेस्टर के लिए विन विन सिचुएशन होती है, सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड्स। तो एबिलिटी ऑफ फंड्स के हिसाब से सही लोकेशन चुन के इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा फायदे का सौदा रहता है।
समीर सर, एक अंतिम सवाल, प्लॉटेड डेवलपमेंट के नजरिए से कौन से इमर्जिंग शहर आप देख रहे हैं? क्योंकि पहले भी हमने जैसे जिक्र किया कि साउथ के शहर बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अन्य टीयर 2 शहर कहां पर संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं? देखिए सर, आप सरप्राइज होंगे कि इंदौर जैसी सिटी में सबसे ज्यादा प्लॉट्स निकल के आ रहे हैं। सो इमर्जिंग ट्रेंड्स तो मैं यही देख रहा हूँ कि अभी भी आने वाले 5-7 सालों में आपको टीयर 2 सिटीज में ही ज्यादा प्लॉटेड डेवलपमेंट मिलेगी कंपेयर टू अपार्टमेंट्स। जाहिर है, प्लॉट हो या फिर फ्लैट, दोनों के अपने फायदे और चुनौतियां हैं, लेकिन जिस तरह से प्लॉट को लेकर लोगों में ट्रेंड बढ़ रहा है, प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि छोटे शहरों में प्लॉटेड डेवलपमेंट का एक नया बाजार बन रहा है। आपकी ज़रूरतें क्या हैं? अगर आप प्रॉपर्टी को एक इन्वेस्टमेंट मॉडल के रूप में देख रहे हैं तो इसका विश्लेषण जरूर करिएगा, लेकिन ध्यान से, क्योंकि प्लॉट में ड्यू डिलिजेंस की जरूरत सबसे अधिक होती है। समीर जी और प्रदीप जी, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर श्री लोटस ग्रुप शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रहे हैं। इस पर मैंने कंपनी के चेयरमैन आनंद पंडित और सीईओ संजय जैन से बात की और कंपनी के फोकस और विजन पर चर्चा की। आप भी सुनिए ये पूरी बातचीत। 792 करोड़ का आईपीओ आप लेकर आ रहे हैं। मैं समझना चाहूँगा कि ये जो पूरा फंड होगा इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्या विज़न लेकर चल रहे हैं आप? ये जो आईपीओ है उसके पूरा फंड कंपनी में यूज़ होगा, तो कोई ओएफएस नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। कंपनी को बड़ा बनाने के लिए ये फंड यूज़ किया जाएगा। इसके पहले भी 6 महीने पहले हमने जो प्राइवेट प्लेसमेंट किया था अबाउट 538 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली, वो भी टोटल फ्रेश इशू था। दैट मनी ऑल्सो केम टू कंपनी ओनली। ये दोनों पैसे से हम कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं, और पर्टिकुलरली ये जो आईपीओ का पैसा है उसमें से हमारे पर्टिकुलर 3 जो प्रोजेक्ट है वो 3 प्रोजेक्ट में ये पैसा जाने वाला है। तो एक बार मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो आप आईपीओ लेकर आए हैं उसमें लॉट साइज़ क्या है और प्राइस बैंड क्या है? आईपीओ की जो लॉट साइज है वो 100 शेयर्स है, और प्राइस बैंड लोअर प्राइस पे 140 रुपीज़ है, अपर प्राइस बैंड 150 रुपीज़ है। फोकस आपका मुंबई पर ही रहेगा या एमएमआर रीजन में बढ़ेगा, या मुंबई के अलावा दूसरे शहरों में भी फोकस करेंगे? मेरी जर्नी जब शुरू हुई तब हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से शुरू किया, और तब लैंड मिल भी रही थी मुंबई में। अभी लास्ट 5-6 साल से 7 साल से हमने ज़्यादा फोकस किया है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जिसमें पुरानी सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पुरानी सोसाइटी जो है वो सोसाइटी के साथ में पार्टनरशिप करके हम उनके पुराने बिल्डिंग को निकाल के उसकी जगह अल्ट्रा लग्जरी बिल्डिंग हम बनाते हैं। तो उनको फिर से वहाँ पर जो पुराने टेनेंट्स हैं उनको फिर से वहाँ पर री हाउस करते हैं, उनको अल्ट्रा लग्जरी फुल्ली लोडेड अपार्टमेंट हम देते हैं, और काफ़ी सारी एमिनिटी वो कॉम्प्लेक्स में देते हैं। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कंपनी को कि हमें कोई लैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो है प्रोजेक्ट हमारे रीडेवलपमेंट के, बट हम उसको ट्रीट जैसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के हिसाब से ही अल्ट्रा लग्जरी बनाने का ट्रीट करते हैं। तो राइट नाउ हमारा फोकस मुंबई में ही है। मुंबई के कुछ माइक्रो मार्केट में हम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी प्लस में यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे घर खरीदारों के अधिकारों को मजबूत करते एनसीएलटी के एक फैसले के बारे में, जिसे लैंडमार्क फैसला कहा जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब रुक करते हैं एक बेहद खास खबर का। अगर आपने किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में घर लिया है या पैसा लगाया है और आज तक ना घर मिला है ना पैसा वापस आया है, तो ये खबर आपके लिए है। गौर करिए, रेरा में केस जीतने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि अब आईबीसी यानी इंडियन बैंक्रप्सी कोड में रास्ता बंद हो गया है, तो ध्यान दीजिए, एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने साफ कर दिया है कि आप अब भी फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं। मतलब आप आईबीसी के तहत कंपनी को दिवालिया घोषित करवाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, भले आपने रेरा से डिक्री हासिल कर ली हो या नहीं। एक बड़ा फैसला जो उन हजारों होम बायर्स के लिए उम्मीद जगा रहा है जो किसी प्रोजेक्ट में अटके हुए हैं।
पूरी खबर क्या है विस्तार से समझेंगे लीगल एक्सपर्ट से और यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर और इंटीग्राट के फाउंडर वेंकट राव साहब से। राव साहब, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि शैलेंद्र अग्रवाल वर्सेस असित उपाध्याय और अदर्स का जो मामला है वो क्या है, जिस पर एनसीएलटी ने अपना आदेश सुनाया है। साथ ही ये भी बताइए कि अगर किसी घर खरीदार को रेरा से रिफंड का आदेश या रिकवरी सर्टिफिकेट मिल गया है तो क्या वो अब भी आईबीसी के तहत डेवलपर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, याचिका दाखिल कर सकते हैं? क्योंकि कई होम बायर सोचते हैं कि अकेले उनका केस आईबीसी में नहीं सुना जाएगा, तो आईबीसी की धारा 7(1) के तहत 10% वाली शर्त क्या है और कैसे बायर्स मिलकर याचिका दायर कर सकते हैं? देखिए, इसमें दो हिस्से, आपने जो सेकंड पार्ट ऑफ दी आपका क्वेश्चन था वो एड्रेस कर जाता है कि ये जो डाउट है कि मैं एक रेरा जा चुका हूँ और रेरा में मुझे रिफंड का आदेश हो गया है और उसके बाद क्या मैं एक फाइनेंशियल क्रेडिटर में रहता हूँ, यानी कि होम बायर रहता हूँ, नहीं हूँ। सबसे अहम बात तो ये रहती है क्योंकि मेरा अलॉटी पोजीशन है, होम बायर पोजीशन है, एक रिफंड लेने के बाद वो खत्म हो जाता है। एक तरीके से मैं मात्र एक पैसा लेना रह जाता है मेरा, और मेरा अलॉटी का पोजीशन नहीं रहेगा और होम बायर के कैटेगरी में मैं आता हूँ या नहीं आता हूँ। इस तरीके के कई सवाल और कई क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं। ये जो अगर आप देखेंगे जजमेंट, ये थोड़ा आए हैं पहले भी, लेकिन ये थोड़ा यूनिक इसलिए है कि एक स्पेसिफिक मुद्दा जिसमें कुछ लोग जो आरसी जिनका यानी कि रिकवरी सर्टिफिकेट तक जो इशू हुआ था, यानी कि वो रेरा गए, अपना कंप्लेंट किया, उसमें उनको रिफंड ऑर्डर हुआ और उस रिफंड के एनफोर्स करते हुए वो यहाँ तक कि रिकवरी सर्टिफिकेट्स तक इशू हो गए थे उनके, और डीएम ने कुछ अमाउंट्स तक रिकवर कर लिया था। उसके बावजूद क्योंकि ये अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग थी, एक इशू आया था कि ये इकट्ठे मिलके एनसीएलटी पहुंचे, सेक्शन 7 में दाखिल किया, अपना अर्जी दाखिल किया कि ये प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है और ये इसको क्रिप प्रोसेस में एडमिट किया जाए। हम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, एक क्लास ऑफ बायर्स हैं हम लोग, क्योंकि हमारे को अभी भी डिफॉल्ट है, हमारा जो प्रॉपर्टी मिलना था वो नहीं है, और वो जो डेट जो है वो डेट डिफॉल्ट में इसलिए है क्योंकि अभी तक हमें जो पैसा इवन ऑर्डर कर दिया गया है, आरसीसी भी इशू हो गए, वो पैसा अभी भी नहीं आया। इसलिए हम स्टिल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स माने जाने चाहिए हमको, और हमारे को जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया को इनिशिएट करने का हमें एक हक मिलना चाहिए। इस पे एक ये फैसले में ये आया है कि नहीं, इनको क्लास ऑफ होम बायर्स माना जाएगा। ये जो डेट इन डिफॉल्ट है वो क्योंकि पैसा इनको अभी उसी यूनिट के अगेंस्ट मिलना था और वो मिला नहीं है, तो वो क्वांटिफाई हो जाता है, और वो जो 10% का जो आप पूछ रहे थे इन्हीं कि एक क्वालिफाइंग मार्क था कि मिनिमम 10% ऑफ दी प्रोजेक्ट अलॉटीज जो है वो इकट्ठे होके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। अदरवाइज होम बायर्स इकट्ठे मिलके वो उस प्रोजेक्ट में क्रिप का इंसॉल्वेंसी एक इंडिविजुअल अलॉटी नहीं कर सकता था। तो ये भी क्वालिफाई कर दिया गया है कि अगर 20 लोग 22 लोग, इसमें जैसे 22 लोग थे, वो अगर क्वालिफाई होते हैं 20-22 में, अगर वो 10% का होता है तो इनको इकट्ठे माना जाएगा, और वो इवन जो मॉनेटरी लिमिट है 1 करोड़ का ऊपर का, वो अगर इकट्ठे अमाउंट हो जाता है तो दोनों क्राइटेरियाज को ये क्वालिफाई करते हैं, और ये होम बायर्स माने जाएंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स माने जाएंगे, और ये इनिशिएट कर सकते हैं। राव साहब, लिमिटेशन एक्ट की समय सीमा को लेकर बायर्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। इस फैसले में कंटिन्यूइंग ब्रीच और एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट के आधार पर याचिका को वैध माना गया है। क्या आप सरल भाषा में समझा सकते हैं कि यह नियम कैसे काम करता है? हाँ, देखिए, अगर सरलता से समझे तो इसे, अगर मान लीजिए किसी को आप डेट देते हैं, यानी कि कोई लोन देते हैं, और एक पर्टिकुलर पीरियड में आपको वो लोन मिलना था और उस समय तक आपको नहीं मिला, उस दिन जिस दिन नहीं मिला उसको डिफॉल्ट डेट माना जाएगा। और अगर आपने उस डिफॉल्ट डेट से 3 साल के अंदर आपने अपने राइट्स को एनफोर्स नहीं किया है, तो लिमिटेशन एक्ट में ये कहा जाता है कि आपका एक राइट खत्म हो जाता है। आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए डिफॉल्ट होने के बाद, आपके पास राइट्स होने के बाद अगर एनफोर्स नहीं करते हो, तो आपका लिमिटेशन पीरियड से वो डेट रिकवरी की मैकेनिज्म में आप जा नहीं पाते हो। वही प्रोविजन, उसी लिमिटेशन का प्रोविजन जो है अभी तक एनसीएलटी में एप्लीकेबल चला है। इसमें यह कहा गया है क्योंकि आपने जो डिफॉल्ट है
वो एक तो कंटिन्यूइंग है क्योंकि आपने पे नहीं किया है, तो हर दिन जब जब जिस जिस दिन तक वो नहीं पे हुआ है उस दिन तक का जो इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है उसमें, वो एक्रू होके वो कंटिन्यूअस डिफॉल्ट माना जाएगा। प्लस आपने बैलेंस शीट में, इन्होंने अपने बैलेंस शीट में ये अमाउंट्स को आउटस्टैंडिंग में दिखाया था, डेट मतलब इन सेंस पेएबल दिखाया गया है, तो कहा गया है कि आपने एक्नॉलेज किया है इस अमाउंट्स को देने का, क्योंकि आपके रिकॉर्डेड अमाउंट्स में नेचुरली बैलेंस शीट में अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स पेएबल हैं तो वो दिखेंगे ही, वो ऑडिटर्स को दिखाना पड़ता है क्योंकि पेएबल अमाउंट्स हैं, एक्रूड इंटरेस्ट है, एक आरसी इशूड है और रेरा का ऑर्डर्स हैं एट 9% इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ पेमेंट, वो उनको उस लाइबिलिटी को एक्नॉलेज करना पड़ेगा बैलेंस शीट में, और उन्होंने एक्नॉलेज किया। तो दोनों को चलते ये कहा गया है कि ये कंटिन्यूअस डिफॉल्ट है, इसलिए इसमें लिमिटेशन जो है जब तक ये पेमेंट नहीं होती है और या एकदम बिल्कुल बंद नहीं हो जाती है, ये कंटिन्यूअस डिफॉल्ट मान के वैलिड माना गया है उस एप्लीकेशन। राव साहब, क्या इस फैसले से अब डेवलपर्स पर ज्यादा दबाव बढ़ेगा कि वो टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा करें या बायर्स का पैसा लौटाएं, और बायर्स को अब किस प्लेटफॉर्म पर पहले जाना चाहिए, रेरा या फिर आईबीसी? नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो अहम बात ये समझे कि दोनों प्लेटफॉर्म्स कंप्लीटली डिफरेंट है। रेरा बनी है आपकी इंडिविजुअल मनी रिकवरी हो या पोसेशन लेना हो रियल एस्टेट के मुद्दों को लेकर, सिंपली अगर मान लीजिए किसी को पोसेशन नहीं मिला, उसको डिले इंटरेस्ट चाहिए, किसी को प्रोजेक्ट में नहीं रहना, रिफंड चाहिए, जैसे कंज्यूमर कोर्ट में कोई कंपेंसेशन चाहिए, इन चीजों के लिए रेरा बनी है। जबकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट सबके लिए बनी है। अब आप कहेंगे कि इन दोनों फोरमों में कौन से में जाना चाहिए? देखिए, एक मैंने कहा इंडिविजुअल फोरम है, एक ग्रुप इकट्ठा करके अगर जाना चाहता है कि कंपनी में कोई चांसेस है कि कोई नया उसमें वैल्यू है, कोई ऐसा है कि वो प्रोजेक्ट रिवाइव हो सकता है लेकिन अर्स्टवाइल मैनेजमेंट या करंट मैनेजमेंट उसको कर नहीं पा रही है, तो मेरा मानना है कि आईबीसी में जाना चाहिए। नहीं, आपको लगता है सिंपली मेरा रिकवरी का है, तो आईबीसी प्रक्रिया में एकजुट होके जाके कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल राव साहब, एनसीएलटी के इस फैसले से हजारों घर खरीदारों को एक स्पष्टता मिली है कि अगर आप रेरा से रिकवरी सर्टिफिकेट हासिल भी कर चुके हैं तब भी और प्रोजेक्ट से पूरी तरह से बाहर नहीं हुए हैं, सेक्शन 7 के तहत डेवलपर को दिवालिया प्रक्रिया में घसीट सकते हैं। यानी आपके अधिकारों को इस आदेश से बड़ी मजबूती मिली है। राव साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्रॉपर्टी प्लस के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।